Assalamualaikum. Today we are going to discuss chemical equilibrium. Before discussing what is chemical equilibrium, हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए. रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन को ही इन्वॉल्व कर रहा है. तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब जो कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होती है ना, वो ये होती है कि चेंज इन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट. लेकिन इसमें क्या है कि इसको नहीं भूलना, पर यूनिट टाइम वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के अंदर जो भी चेंजेस आ रही है ना, जैसे वक्त के साथ साथ, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन जो शुरू में कम थी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैलकुलेशन अगर हमने करनी हो तो कुछ इस तरह करेंगे हम, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी नॉट इस बेसिकली इसका चेंज आएगा. ठीक है, चेंज मतलब जो फाइनल वैल्यू थी हमारे पास और जो इनिशियल वैल्यू थी उसको माइनस करेंगे. इसी तरह हमारे पास फाइनल टाइम इंटरवल जो था और जो इनिशियल टाइम इंटरवल था उसको माइनस करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उनको हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा. अब देखो कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल्स पर डीएम क्यूब. ठीक है, इसके अलावा टाइम का पर सेकेंड और इसको ऊपर ले आएंगे तो पर सेकेंड. तो ये हमारे पास आ गए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट. ठीक है, अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया. अब हम लोग चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डेफिनेशन. स्टेट ऑफ रेस्ट इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन. पॉइंट टू बी नोटेड है रिवर्सिबल. ठीक है, इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. सपोज करें ये कोई भी रिएक्शन हो रहा है जो कि रिवर्सिबल है. ठीक है, अब एक ऐसी स्टेट, अब ये देखो ए से बी जब सी और ए से बी, ए प्लस बी जब सी और डी बन रहे हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. इस रिएक्शन के रेट को आर एफ बोल रही हूँ मैं. ये रिवर्स डायरेक्शन में जो रिवर्स रिएक्शन है उसको मैं रिवर्स रिएक्शन के रेट को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जब सी और डी ए और बी में वापस कन्वर्ट हो रही है. अब वो कह रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी स्टेट ऑफ रेस्ट है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. यानी रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो वाला रेट, या फिर प्रोडक्ट्स वापस टूट के मेरे पास रिएक्टेंट बना रहे हैं वो वाला रेट आपस में इक्वल जब हो जाएगा तो मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. एक और बात, प्रोडक्ट बनने की जितने ज़्यादा रिएक्टेंट, देखो दोबारा सुनो, देखो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में टूट रही हैं. इसका मतलब है कि मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है. जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब एक जितने, ठीक है, जितने यहाँ पे जा रहे हैं उतने ही ये वापस यहाँ पे आ रहे हैं. ऐसी स्टेट को मैं बोल रही हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम. अब ना ग्राफ से समझते हैं. ग्राफ क्या कहते हैं हमारे पास, देखो 3 ग्राफ समझ लो, छोटे छोटे बनाती हूँ मैं. रिएक्शन काइनेटिक्स में भी ये वाला ग्राफ हम पढ़ेंगे. देखो ऐसे करके ये देखो, ये है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन. ठीक है, ए प्लस बी, और ये है सी प्लस डी प्रोडक्ट्स की. शुरू में रिएक्टेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़े, ये देखिए यहाँ पे जाते जाते. अब जब मैं इसको फर्दर लेके जाऊँगी ना तो आगे से कैसे बनेगा, तो आगे से कुछ ये ऐसे बन जाएगा. एक वक्त आ रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन जब होता है, ग्राफ हमने बात की थी, इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ कांस्टेंट है. ठीक है, क्वांटिटी कांस्टेंट है. तो यहाँ पे आप देखें इस जगह पे, इस वाले इंटरवल में, कि यहाँ पे कंसंट्रेशन
रिएक्टेंट्स की भी एज वेल एज प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट हो चुकी है। और फिर एक वक्त आएगा कि ऐसे हो जाएगा। इस स्टेट को हम बोलेंगे कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है, अब याद रखने की वाली बात ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएंगी, इक्वल नहीं होंगी। इक्वल क्या होगा? सिर्फ रेट। ठीक है, कंसंट्रेशन विल बी कांस्टेंट। कंसंट्रेशन को और रेट को आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना। कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी जबकि रेट ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा ये वाली बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल इक्विलिब्रियम की कि अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो सबसे पहले एक क्लोज सिस्टम लें, एक कंटेनर लें और उसको आपने बंद कर देना है। ठीक है, अब ये देखो कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर साइड, इसका क्या मतलब हुआ? अब हमने पहली बात जो की थी, हमने कहा था, क्या कहा था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में अचीव होता है। क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल तो आगे भी जाता है, पीछे भी आता है। तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ भी बन सकता है, जैसे हमने ऊपर बात की, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ भी बन सकता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, डायनामिक स्टेट होता है, नॉट स्टेशनरी। इसका मतलब क्या होता है? देखो अभी हम समझते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे मेरे पास इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो देखो ये वाला स्टेप था ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो ऑल्दो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी बराबर हो गए, लेकिन रिएक्शन स्टिल चल रहा है। जितने रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और उतनी ही मिकदार में जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। यानी स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं हो गई रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं हो गया, बराबर हुए हैं और चल रहा है रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं एक ही इक्वल मिकदार में। इसका ये बात है डायनेमिक की। ठीक है, अब मूविंग इन बोथ डायरेक्शन, ये भी समझ आ गया। अब कोई पूछे मुझसे कि इसको क्या ही होता है रिएक्शंस को कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश में लग जाते हैं, मतलब नॉर्मली चल रहे थे ना, तो फिर क्या ज़रूरत थी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन को बराबर होने की? तो ये ना एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल लॉ है कि हमारे पास हर चीज़ ने इक्विलिब्रियम में जाना है। किस तरह जाना है कि हम देखते हैं हमारे पास हॉट बॉडी थी या कोल्ड बॉडी वाला कॉन्सेप्ट था। हमने कहा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है कहाँ से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। जब हॉट बॉडी अपनी काइनेटिक एनर्जी कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करती है। अब ये ट्रांसफ़र कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों बॉडीज़ में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम यानी दोनों का टेम्परेचर दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाता, तब तक होता रहेगा। तो यूनिवर्सली हम लोग देखते हैं कि हर क्वांटिटी, हर एनर्जी इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश में है। इक्विलिब्रियम इज़ जस्ट लाइक स्टेबिलिटी। अब आप सब्ज़ी लेने जाते हो, आप वेट बैलेंस जो होता है उस पर एक तरफ रेफरेंस बैलेंस होता है, रेफरेंस वेट होता है, दूसरी तरफ आपका सामान होता है। तो वो वाली जो मशीन है वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जैसे इक्विलिब्रियम आ गया वैसे ही बस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, रेड से लिख लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। सिर्फ एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जबकि यहाँ पे फॉरवर्ड भी होगा और रिवर्स भी होगा। अच्छा, रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, वैसे ही फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन गए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बने,
प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट्स बन गए, मतलब रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो रहा। कंप्लीशन तो तब हो ना जब प्रोडक्ट्स बन जाए और फिर स्टेबल होकर साइड पे बैठ जाए, बट यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सुकून नहीं है, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स की तरफ जा रहे हैं, दोबारा स्प्लिट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, दोबारा फॉर्मेशन हो रही है, रिएक्टेंट्स दोबारा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फिर रिएक्टेंट्स फिर प्रोडक्ट्स, ये साइकिल टाइप चलता रह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स मिले, इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट्स बन के स्टेबल होकर साइड पे बैठ गए। ठीक है, अब यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ऊपर हमने पढ़ा डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, जब RF इज इक्वल्स टू RR हो और रिएक्शन यानी जितने रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। ऐसी स्टेट को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। और स्टैटिक इसलिए नहीं हमने बोला था क्योंकि ये चलता जा रहा है, रुका हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो गया। ठीक है, काम चल रहा है अभी भी। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल में तो अब रेट ऑफ है ही फॉरवर्ड, रिएक्शन ही फॉरवर्ड हो रहा है सिर्फ, तो फिर रिवर्स की बात ही नहीं हो रही, तो फिर रेट ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड इक्वल थोड़ी होंगे, और फिर कहाँ का इक्विलिब्रियम। आगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अच्छा, होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम। ठीक है, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज यानी अब देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, दोनों ही गैसियस स्टेट में है। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, वो भी गैसियस स्टेट में है, तो देखो सेम फेज हो गया। उसके बाद है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिफरेंट फेजेस में होंगे। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट खुद तो सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो फेजेस डिफरेंट हो गए, हेंस ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। उसके बाद है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज 0। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं ना डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, ये वाली बात है ये। उसके बाद है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट ही है, बट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 0 नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बराबर हो रही है। उसमें तो रेट ऑफ रिएक्शन ही 0 हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स बराबर हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिलने वाला है। अब देखो, स्टेटमेंट वगैरह की तरफ नहीं हम लोग जाते, हम लोग डायरेक्ट बस कैलकुलेशंस करते हैं। अब ये मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A + B रिएक्टेंट है, C और D हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब मैं देखो, अब मैं बात करूँ, आपसे बोलूँ कि मुझे बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड, तो आप कहोगे ये रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो देखो, RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करूँगी तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दूँगी, उसको मैं बोलूँगी कि F। अब RF फॉरवर्ड तो हो गया, अब रिवर्स की, यहाँ पे रिवर्स लिखना था, सॉरी। अब रिवर्स की बात करती हूँ। रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंडेंट होगा प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन पे। अब मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगी, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दूँगी, और प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करना है तो कांस्टेंट लगा दूँगी, और मेरे पास KF लगा दूँगी, और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो, बात किसकी हो रही थी, रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात भी होगी। तो वो कहते हैं जब इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, हो गए बराबर। अब इनकी जो वैल्यूज़ हमने ऊपर लिखी थी वो लिख देंगे। ठीक है, KF और यहाँ पे KR। ठीक है, अब इनको साइड पे कर लेते हैं, इनको साइड पे कर लेते हैं। अब ये जो मेरे पास रेशियो आएगी ना, इसको मैं बोलूँगी, एक नया नाम दूँगी, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, KC = KF/KR, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब ये रेज़ टू पावर मोलर कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये भी है, ये आप बेशक स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट्स मैंने
एमडी कैट की हम पढ़े, हम एफएससी थोड़ी पढ़े। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी ना सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, उसके अलावा केसी को कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती। केसी जो कि खुद एक कांस्टेंट है, वो सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है। किस तरह? अब जब मेरे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रहा है ना, और मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो केसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगी तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये ना मैंने सिर्फ अभी बात की है, इसको ना हम डिटेल में ना आगे पढ़ते तब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा, ये तो हो गए डिपेंडेंट फैक्टर्स। अब मैं इंडिपेंडेंस की बात करूँ कि किन चीज़ों पे ये डिपेंडेंट नहीं है। केसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ये चीज़ें चेंज कर दें। सबसे पहले तो इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट, इन चीज़ों को आप चेंज कर दो, केसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केसी बस चेंज होगा जब आप उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज करोगे। अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ केसी के ऊपर। यहाँ में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इनफैक्ट एक एमसीक्यू आया भी था पास्ट पेपर्स में इससे मुतालिक। अच्छा देखो, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होंगे तो केसी के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। केसी के यूनिट्स तब होंगे जब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, देखो केसी का यूनिट फाइंड करने के लिए ना हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मोल्स पर डीएम क्यूब और ऊपर डेल्टा एन। अब ये डेल्टा एन है एन पी माइनस एन आर, एन आर माइनस एन पी नहीं करना, एन पी माइनस आर करना है, ये याद रखना। अब मैं क्या बोल रही थी, अब आपको ये बात ज़्यादा समझ आ जाएगी। जब एन पी इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, और ज़ीरो जब किसी की पावर होती है तो वो 1 हो जाता है, तो फिर केसी के कोई यूनिट्स नहीं हुए। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसके हम लोग यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, मोल्स पर डीएम क्यूब, इसी तरह का सिंपल सा आपके पास आएगा एमसीक्यू। अब 2 - 4 देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में कर रही हूँ, तो वो कैसे होगा? 2 - 4 आंसर आ जाएगा -2। अब मेरे पास आ जाएगा मोल -2, और जब मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई करूँगी और DM 6, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पेपर में भी आया हुआ है। अच्छा ना, एक आपकी सब टॉपिक्स में मेंशन है कि सम यूनिट्स ऑफ मतलब केसी, आपने केसी जो इक्वेशन है ना वो लिखनी है फॉर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, तो वो हम लोग करते हैं। अच्छा देखो, ये मेरे पास है PCl5, इसके ऊपर जो मैंने लिखा हुआ ना A-X, सबसे पहले देखो ये होगी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। जब मैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूँगी तो वो तो होगी X, और यहाँ पे 0, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन है ना, अभी तक तो प्रोडक्ट्स बने ही नहीं है, अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रिएक्शन प्रोसीड होता गया, फाइनल कंसंट्रेशन की जब मैं आऊँगी तो जो इसका जो ये था ना X इनिशियल कंसंट्रेशन थी। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट्स बनेगा तो इसी के अंदर से बनेगा ना, तो इसी की सर्टेन अमाउंट जब मैं इसमें से माइनस करूँगी तो वो प्रोडक्ट्स बन जाएगा, तो X मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एक तो मैंने इक्वेशन बना ली इसके अकॉर्डिंग, एक मैं बनाऊँगी इसके अकॉर्डिंग, तो देखना। अच्छा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का आपने डिफरेंस भी ले लेना है, और आपने देखना है, मैं देखूँगी, देखो यहाँ पे 2 - 1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है डेल्टा एन का। अब ये तो यहाँ पे तो बन गया मेरे पास ये, उसके अच्छा इसके यूनिट्स आप लोग खुद फाइंड करना। ठीक है, अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो x स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू लगा दूँ मैं, यहाँ भी x लिख दूँ तो x, और PCl5 की जगह मैं लिख दूँगी A-X। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा सॉरी, जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो तो x स्क्वायर A-X v, ठीक है, इस तरह करके आ जाएगा। अच्छा, इससे ना आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपसे इनिशियल कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है, x की वैल्यू पूछी जा सकती है, या x की वैल्यू दे के आपसे Kc की वैल्यू पूछी जा सकती है। ये वाला, ये पढ़ाने का ना मकसद ये है बेसिकली।
अब देखो नेक्स्ट है N2O4 और फिर हमारे पास बन क्या रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका डेल्टा एन भी पॉजिटिव है। डेल्टा एन पॉजिटिव है तो क्या मतलब वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें ना मोलर कोफिशिएंट्स है, देखो इसमें 2 है। मोलर कोफिशिएंट अगर 2 आ गया मतलब मोलर कोफिशिएंट्स को क्या हम लोग पावर बना के लिखते हैं ना। ये तो मैंने मोलर कंसंट्रेशन लिख दी, यहाँ पे ही मैंने मोलर कोफिशिएंट को बना दी इसकी पावर। उसी तरह लिख लो बेशक इसके ऊपर ही a-x और यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसके साथ ये भी लगाना पड़ेगा आपको और कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x² और v तो हमारे पास वैसे डिनोमिनेटर में था। अच्छा अब आगे नेगेटिव में वैल्यू, जब हमारे पास डेल्टा एन नेगेटिव में आ जाएगा तो वॉल्यूम हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में वॉल्यूम है, डेल्टा एन नेगेटिव, वॉल्यूम हमारे पास आ गया न्यूमरेटर पे। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अच्छा Kp क्या है, Kc क्या है, अच्छा Kx भी होता है। जब मैं Kp की बात करती हूँ ना तो इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। जब Kc की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, और जब Kx की बात हो रही है तो इसका मतलब है मोलर फ्रैक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट केस पता होनी चाहिए आपको। अब हमारे पास जो सब टॉपिक है उसमें पूछा हुआ था कि रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो Kp एंड Kc का रिलेशन फाइंड करना है तो कुछ इस तरह करेंगे, Kp = Kc RT डेल्टा एन। अब ये RT क्या है, R क्या है, वही आइडियल गैस कांस्टेंट जो हमने निकाला था गैसेस वाले चैप्टर में। डेल्टा एन हमारे पास Np - Nr। पॉइंट टू बी नोटिस इज दैट कि डेल्टा एन जब 0 होगा तो Kp और Kc बराबर हो जाएंगे। दूसरी सिचुएशन जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो Kp बड़ा हो जाएगा Kc से। जब डेल्टा एन हमारे पास नेगेटिव होगा तो Kc बड़ा हो जाएगा Kp से। अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेंगे कि Kp की वैल्यू इनमें से कौन सा रिएक्शन, मतलब आपको MCQ इस तरह आएगा कि रिएक्शंस गिवन होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से किस में कौन से रिएक्शंस में Kp की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू Kc ज़्यादा है। तो ये नहीं कि आप बैठ के याद करो Kp और Kc की वैल्यू, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करोगे। डिफरेंस जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे Kp बड़ा होगा, जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे Kc बड़ा होगा। अब यूनिट्स भी पढ़ लिए हमने, अब आप पढ़ते हैं एप्लीकेशन। अब Kc निकालते क्यों है, Kc का फ़ायदा क्या है, बड़े मज़े की बात है। देखो अब Kc को हमने ना कंपेयर करना है इसके साथ। ये एक रेशो है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। Kc को जब हम इनके साथ कंपेयर करेंगे तब हमारे पास ढेर सारी एप्लीकेशंस निकलेंगी। अच्छा सबसे पहले तो इस कंपैरिजन से हमारे पास ना डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डिटर्मिन होती है। आपने डिटर्मिन करना है कि रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, तो किस तरह डिटर्मिन करोगे आप। सबसे पहले प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की रेशो लोगे, उस रेशो को आप कंपेयर करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के साथ। अगर तो वो रेशो जो है Kc से छोटी हुई ना, यानी Kc बड़ा हुआ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। अगर तो रेशो Kc से बड़ी हुई तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। देखो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की रेशो हमने ली, अगर रेशो Kc से छोटी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, और अगर रेशो Kc से बड़ी है तो रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। तीसरी सिचुएशन, अगर रेशो एग्जैक्टली इक्वल हो गई Kc के तो क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। एक बात तो हमने कर ली। अब है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कि कितना कोई आगे जाएगा, एक रिएक्शन कितना ही कोई आगे बढ़ सकता है, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी लार्ज, रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अच्छा इसको ना इस तरह भी याद रखो कि ना टीचर्स अक्सर बोलते होते हैं इस तरह करके ना, या एक बार सुनिए इस तरह करके ना याद रखो। अब देखो वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी लार्ज, रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट।
अब Kc की वैल्यू ज़्यादा अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, ठीक है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा, Kc ज़्यादा तो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा तो प्रोडक्ट तभी ज़्यादा होता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। तो देखो जैसे ये मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पे Kc की वैल्यू 10⁵ है, कितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये बात 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन है। यहाँ पे मेंशन करने का क्या मतलब है कि Kc टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतनी Kc की वैल्यू आई है, अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ तो कोई और वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा गेट बैक टू द टॉपिक, वो क्या है कि Kc जब ज़्यादा है, तो जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इट प्रेडिक्ट्स दैट रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर Kc की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन डजंट प्रोसीड्स एप्रिशिएबली, हमारे पास ज़्यादा अमाउंट से प्रोडक्ट्स बन ही नहीं सके। एग्जांपल आपके सामने है। और अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट है, मतलब ना बहुत बड़ी है ना बहुत कम है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, तो आप कह सकते हैं वेरी लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है लेकिन बहुत थोड़ा सा। अच्छा आगे है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल।